So today we will start with the last topic of history, that is India after independence. Okay. So what are the problems that India faced after the independence? Independence के बाद में क्या उनने problems face करी, मतलब freedom मिलने के बाद में. So on 15th August 1947, the largest democracy in the world came into being. So जो largest democracy थी 1947 में आई 15th August में. The day symbolized new hope and promise for a millions of people. So एक लोगों के मन में एक नए मतलब एक न्यू होप के साथ में उस डे की शुरुआत हुई. 15th अगस्त 1947 ऐसा रहा कि लोगों के इस मन में नए नए होप्स आई, बहुत सारे प्रॉमिस थे मतलब लोगों के साथ में, वो सब चीजें स्टार्ट हुई. बट इट हैज आल्सो पोज्ड अनप्रेडिक्टेड challenges to the newly formed Indian government. So मतलब एक तरह से ये भी रहा कि जो प्रेजेंट में ऐसे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन गवर्नमेंट को, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था शायद. दे नेवर नो बिफोर, मतलब उन लोगों को पता ही नहीं था इससे पहले. सो रेफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे पहले था, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. So as the partition of India took place in 1947, an estimated 25 million Hindu, Muslims and Sikhs were uprooted from their homeland. Uprooted means displaced, मतलब उनको उनकी जगह से ऐसे मतलब 25 मिलियन लोग थे. जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, उसमें जो हिंदू, मुस्लिम और सिख्स थे उनको अपने जगह से, अपनी प्लेस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उनके होमलैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया. There was a complete breakdown of a law and order. So एक तरह से मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए सोसाइटी में वो कहीं पे भी नहीं था. इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा हो गया था, उसके बाद में अफरा तफरी, लोगों का आना जाना बहुत ऐसा शुरू हो गया. So millions of people died in riots. तो बहुत सारे वो जो वायलेंट हुआ, शोर शराबा, लड़ाई जो उसमें बहुत हुआ था इंडिया, और जब मतलब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोग मर भी गए थे वो पार्टीशन के टाइम पे. इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सट्रॉडिनरी, मतलब मास मूवमेंट ऑफ पीपल जिसे कहते हैं, वो था इन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. मतलब एक तरह से ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट रहा जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया. Some were left with the new hopes while others were reluctant to leave the country they had been living in from many years. तो जो कुछ लोग थे, जो कुछ इंडियंस थे, उन लोगों के लिए तो न्यू होप्स लेकर आया, बट वहीं पे कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को अपने देश को छोड़ना पड़ा, जो मतलब कई सालों से वहां पे रहते हुए आ रहे थे. बिकॉज ऑफ पार्टीशन, ड्यू टू द पार्टीशन बहुत सारे लोगों को मतलब अपना देश छोड़ना पड़ा जो वहां पे रह रहे थे. So their journey was filled with the violence and bloodshed. उनकी जर्नी कैसी रही, मतलब उनका जो भी जर्नी इस तरह से रही कि मतलब बहुत ज्यादा हिंसा हुई, मार धाड़, मतलब खून खराबा, मतलब ब्लडशेड, मतलब हर जगह किसी को मार के भेज रहे. तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई. By the 1948, the migration means movement of the people from one place, जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, came to an end and India became home to more than 8 million refugees. So 1948 जब स्टार्ट हुआ उस तक में ये हो गया था, जो लोग मूव होके आए, मतलब जो रेफ्यूजीज इंडिया में आए, वो एक तरह से मतलब जो इंडिया था एक तरह से 8 मिलियन लोगों का घर बन चुका था इंडिया में. ओके, उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज थे, मतलब जो पाकिस्तान या इधर उधर से आए थे. Initially, the Indian government set up the refugee camps for these homeless people. तो जब स्टार्टिंग स्टेज था, जब शुरुआत मतलब जो पार्टीशन था, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने रेफ्यूजीज के लिए कैंप्स बना के रखे थे जिन लोगों के घर नहीं थे. Later, they were rehabilitated through the provisions of houses and job opportunity by the government. बाद में उन लोगों
जो रेफ्यूजीज थे उनको नॉर्मल लाइफ में लेके गए, मतलब और उनको जॉब्स प्रोवाइड करी, मतलब घर दिए गए उनको, बाद में वो स्लोली वो सारी चीजें प्रोसेस में हुई. Then integration of princely state. After the independence, the Indian leaders faced the prospect of the inheritance of fragmented nation. तो जैसे इंडिपेंडेंस होने के बाद में, उसके बाद जो इंडियन लीडर्स थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजों को फेस किया. इवन ये तक देखा कि जो नेशन है वो टुकड़ों में बट चुका है, मतलब टूट चुका है एक तरह से. जो नेशन है इंडिया है या तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं टूट चुका है आफ्टर द इंडिपेंडेंस. There were more than 500 princely states which were ruled by the rajas or nawabs under the colonial powers. तो princely states जो थे, मतलब 500 से ज्यादा मतलब ऐसे princely states थे जहां पे राजाओं का रूल था या फिर नवाब्स का रूल था. कब? जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे. So the unification of these states required a critical political campaigning, showed the diplomacy, that is clever negotiation and military forces. So ये सारी states को क्या required थी? एक political campaigning की, जहाँ पे मतलब clever चालाकी के साथ जहाँ पे negotiation कर सके through the military forces. Then Sardar Vallabhbhai Patel, he was the Home Minister, and V.P. Menon, Secretary of the Minister of the States, were entrusted with the task of convincing these states to join India. So, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और विपिन मेनन, इन लोगों को टास्क दिया गया, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जो सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं उन लोगों को इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, एक करने के लिए इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को. Apart from the princely states, there were the other territories which were under the control of French and Portuguese. For example, Pondicherry and Goa were integrated with India after a few years. So, जैसे प्रिंसली स्टेट्स हो गए, देयर वर द अनदर, और भी ऐसी टेरिटरीज थी जो कि किसके कंट्रोल में थी? फ्रेंच एंड पोर्तुगीज के अंडर में थी. लाइक एग्जांपल के आप पौंडीचेरी देख लो, गोवा. तो ये क्या हुआ? ये कब इंटीग्रेटेड हुए, मतलब कब ये इंडिया के साथ में ज्वाइन हुए? मतलब कुछ सालों के बाद में. बाय द 1956 पटेल एंड मेनन कन्विंस ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स टू एडिक्ट to India expected हैदराबाद एंड जूनागढ़. सो बाद में धीरे धीरे क्या हो गया? पटेल एंड मेनन ने लोगों को कन्विंस कर पाए, स्टेट्स को कन्विंस कर पाए कि इंडिया को ज्वाइन करने के. लेटर दे वर इंटीग्रेटेड विद इंडिया यूजिंग अ मिलिट्री फोर्सेस. बाद में उन लोगों ने इंडिया को जो इंटीग्रेटेड किया, इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड किया, किसके थ्रू? मिलिट्री फोर्सेस को यूज करके. ओवरकमिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज. देन क्या इकोनॉमिक को लेके भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन अ विलेजेस. तो जब इंडिपेंडेंस हुए थे, जब फ्रीडम मिली थी, उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंडियंस थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे. The farmers were dependent on the monsoons for their livelihood. जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो लोग ज्यादातर अपने रोज के खाने के लिए मानसून पे रहते थे डिपेंडेंट. मतलब जब बारिश होगी, ओके, तभी खेती कर पाएंगे. ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी इरिगेशन के लिए, या डैम्स नहीं थे, कुछ नहीं. जो भी एग्रीकल्चर किया जाता था वो जब रेनी डेज का वेट किया जाता था उसके लिए. If a crop fails, the non-farming component of the economic, such as carpenter, weavers, and other service provider, will also affect it. अगर in case crops जो है, जो डाली है, वो ग्रो नहीं हो पाती थी, फेल हो जाती थी, मतलब अगर अनाज नहीं हो पाता था, तो जो नॉन फार्मिंग कंपोनेंट्स थे, लाइक जैसे कारपेंटर्स हो गए, जो बुनकर होते हैं, हाथ से बनाने वाले, जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, उन पे भी वो इफेक्ट देखने के लिए मिलता था अगर फार्मिंग नहीं हो पाती थी. सो इन द सिटीज एज वेल, लेबर्स एंड वर्कर्स लिव इन अ डिसमल, मतलब
जो लेबर्स थे और जो वर्कर्स भी थे वो लोग भी एकदम पुअर कंडीशन में रहते थे, बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में रहते थे, with the little access to education or the healthcare facilities. मतलब ज्यादा हेल्थ केयर सर्विस भी नहीं थी, थोड़ा सा ही था, एजुकेशन भी थोड़ा सा था। देन प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, उसके बाद में जो लैंग्वेज थी उसको लेके भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। So during the British rule, English was the official language, but only the upper class and the educated Indians knew the English. But जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे जो इंग्लिश थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो बट वो इंग्लिश लैंग्वेज भी सिर्फ कौन जानते थे, जो अपर कास्ट के लोग थे या फिर जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं को इंग्लिश आती थी। इंडिया वाज आल्सो अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, मतलब यूजिंग अ मेनी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज होना। सो इंडिया इस चीज के लिए भी जाना जाता है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, and hence it was difficult task to identify the language which could not only serve as an official language but also could be used for communication between the different regions in the India. तो ये एक डिफिकल्ट टास्क रहा इंडिया में डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज को चूज करें जो कि ऑफिस पर्पस में भी, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में भी यूज की जाए, और प्लस लोगों के साथ कम्युनिकेट, जो दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, हाँ अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सके, ऐसी एक लैंग्वेज चूज करना था। सो आफ्टर द मच डिबेट and the discussions in the Constitution Assembly, it was decided that Hindi, written in a Devanagari script, would be the national language of India. बाद में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बहुत ज़्यादा डिस्कशन एंड डिबेट हुआ, और बाद में ये डिसाइड किया गया कि हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है वो नेशनल लैंग्वेज होगी इंडिया की। राइट नाउ इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी। The South Indian states rebelled against this idea, and in 1949 it was decided that there would be a no national language but only the official language. But बाद में जो साउथ इंडियंस थे, जो साउथ के लोग थे, उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, रिबेल करना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए, उनका ये बोलना। फिर उसके बाद में 1949 में ये डिसाइड हुआ कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी बट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। While the central government retained the Hindi, the state government used their regional language and English remained another official language. बट फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने हिंदी को रखा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी यूज करेगी जो भी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को यूज कर सकती है फॉर द ऑफिशियल पर्पस, एंड इंग्लिश भी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ये भी कहा गया। A 3-language policy was implemented in all the states. जो 3 language थी, that means English, Hindi and your regional language, your mother tongue, ये जो भी रहेगी वो पूरे स्टेट में फॉलो होगा। Then again preparation of the new constitution, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाने का कैसे बनाना है। The Constituent Assembly was elected in 1946. Its first session was held on 9 December 1946. There are some of the important features of the Constituent Assembly. So कुछ features है। Its first president was Dr. Sachinand Sinha, but only for a short period of time. तो जो इसकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे वो थे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, पर वो कुछ ही समय के लिए थे, he was not for a long time. So on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent chairman of the assembly. So 11 December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया परमानेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली। Then on 29th August 1947, a drafting committee was formed and Dr. Bhimrao Ramaji Ambedkar was elected as president.
फिर 29 अगस्त 1947 को मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। And then from 1947 to 1949, leaders representing a different regions, religion, caste, and creed participated in the debates and discussion to frame the constitution. So 1947 से लेके 1949 के जो बीच था वो 2 साल जो डिफरेंट रीजन के, दो डिफरेंट स्टेट के लोग थे या रिलीजियस के लोग थे या कास्ट के लोग थे, वो सब एक हुए। उन लोगों ने डिस्कशंस किए, काफी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया कि किस तरह मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। देन the constitution was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950 in the memory of declaration of Purna Swaraj. On the same day in 1930, this day is celebrated as a Republic Day in India. So जो constitution जो हमने adopt किया था पहले, वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, बट ये कब इफेक्ट में आया, कब, व्हेन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 में। 1940 में सिर्फ अडॉप्ट किया था, बट जो इफेक्ट में आया मतलब तब ये 26 जनवरी 1950 में आया एज अ मेमोरी। किसकी मेमोरी में? पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट फ्रीडम में। सेम डे हम लोग ऑन द सेम डे इन 1930 फिर यही इस डे को हम लोग रिपब्लिक डे से भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। देन वी हैव अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ओके, वोटिंग वाला जो सिस्टम है हमारा। देन आर्टिकल 326 द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब आर्टिकल जो 326 है उसमें दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रांट करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सो अंडर दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, जो भी इंसान मतलब एवरी सिटीजन, जो भी लोग हैं जो 21 साल के लोग हैं या फिर उससे ऊपर में हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इंडिया में जब इलेक्शन होगा उस पर वोट कर सकते हैं। The right to vote was not restricted by caste, race, sex, religion or a financial status. तो जो वोटिंग का जो था उसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं, मतलब कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, मतलब वो इकोनॉमिकली कैसा भी हो, पर हर कोई इसमें वोट कर सकता है इलेक्शन में। Under the 61st Constitution Amendment Act of 1988, the age of voting was lowered from 21 years to 18 years. But जब 61st Constitution Amendment Act पास किया गया 1988 में, उसमें जो 21 साल जो वोटिंग थी, 21 साल की उम्र में आप वोटिंग दे सकते हो, उसको कम किया गया, उसको 18 पे लेकर आए कि 18 के बाद भी आप वोट, दैट एवरीवन हैव अ राइट टू वोट, मतलब 21 से उसको 18 साल किया गया। ओके, देन व्हाट हैपेंड टू द सिटीज अंडर द कॉलोनियल रूल, उन सिटीज का क्या हुआ जो ब्रिटिश रूल के अंडर में थी। फिर एक ये भी इश्यूज थे, ये भी प्रॉब्लम्स थी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड। सो जब ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पे जो बॉम्बे था, मुंबई हो गया, मद्रास एंड जो कोलकाता, ये सब क्या थे, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए ये एक तरह से ट्रेड का सेंटर थे। द ओल्ड सेंटर्स सच एज मदुराई, मुसलीपट्टनम एंड सूरत डिक्लाइन एज द पीपल मूव टू द प्रेसिडेंसी टाउन्स इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो जो ओल्ड सेंटर्स थे, जो पुराने पहले सेंटर्स थे, जैसे मदुराई हो गया, मुसलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया, ये सब क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू कर दिए। क्यों होना शुरू कर दिए? क्योंकि जो लोग थे वो लोग ना मूव होके प्रेसिडेंसी टाउन में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि जॉब की सर्च में, जॉब के लिए वो लोग प्रेसिडेंसी टाउन्स की तरफ मूव हो जाते थे। Then at the same time the provisional rulers lost their territories to the British and as a result of these regions lost their powers. So उसके बाद में उसी समय पे क्या हुआ, जो प्रोविजनल रूलर्स थे
उन लोगों ने जो उनकी टेरिटरीज थी, उनका जो भी एरिया था वो क्या हो गया था, वो लोग खो चुके थे ब्रिटिशर्स से। सो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया कि ये जो रीजंस थे, उन्होंने अपनी जो पावर थी उसको भी खो दी थी। देन मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली. Delhi had been the capital of the Delhi Sultanate and the Mughal rulers before the British had come and shifting their base to Kolkata. So जो दिल्ली था, दिल्ली जिसे बोलते हैं, वो कैपिटल रहा था हमेशा से किसका, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, एंड मुगल्स के जो रूलर्स थे उनका सेंटर रहा। कब तक, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए। बट जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे, बेस कहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, कोलकाता में कर लिया था। So it has been said that many cities were established around the Delhi, but the most beautiful city built near the Delhi was the Shahjahanabad. So बहुत सारी जो cities थी, cities को establish किया गया था दिल्ली के आसपास में। दिल्ली के आसपास में बहुत सारे cities को establish किया गया था, but जो सबसे ज़्यादा सुंदर city थी और जो दिल्ली के पास में थी, वो दिल्ली के पास में थी, वो थी शाहजहानाबाद सिटी थी। It was built by the Mughal Emperor Shahjahan between 1638 and 1649. तो ये शाहजहानाबाद मुगल एम्परर जो शाहजहां थे उन्होंने बिल्ड किया था 1638 से लेके 1649 के बीच में। So it was also known as the walled city. इसको walled city के नाम से भी जाना जाता है। In the center of this city was a majestic sandstone fort. ये सेंटर के अंदर, ये सिटी के अंदर में मेजेस्टी है, दैट इज मैग्निफिसेंट सैंडस्टोन फोर्ट है ये, जिसे रेड फोर्ट कहते हैं हम लोग, द रेड फोर्ट। इट हैड शाहजहां पैलेस इनसाइड इट, इसके अंदर में शाहजहां का पैलेस भी था, पैलेस भी है, एंड वाज सराउंडेड बाय अ वॉल व्हिच हैड अ 14 गेट्स, और पूरे गेट से सराउंड किया गया है वो सिटी को, पैलेस को, जिसमें 14 गेट्स है। Another attraction of the city was जामा मस्जिद, दूसरा जो अट्रैक्शन रहा वो सिटी का था तो जामा मस्जिद, दरियागंज, चांदनी चौक, चावरी बाजार, ये सब इसके फेमस बाजार है, मतलब जो अट्रैक्ट करते थे। आप आज भी चले जाओ, दरियागंज बहुत फेमस है दिल्ली में, चांदनी चौक बहुत फेमस है, जामा मस्जिद बहुत फेमस है, चावरी बाजार भी बहुत ज्यादा फेमस है। द सिटी वॉज फिल्ड विद द हवेलीज, मतलब बिग मेंशन जो रहते हैं, हवेलीज बड़ी बड़ी बनी हुई है, बाजार है, जो मिट्टी रहते उसके बने हुए घर होते थे, वाटर चैनल्स होना, देन कैनाल which was painted delighted, okay. Then Delhi is widely believed to have been the city of Indrapradash, the capital of Pandavas.